हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारथी क्लासेस बाय पायल आहूजा। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे और हेल्दी होंगे। इस टफ टाइम में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, अपने आप को सेफ रखो, स्टे होम, पॉजिटिव रहो, अच्छा खाओ, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। ओके। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, सोर्सेज एंड शेड्यूल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, जिसमें सब कुछ डिस्क्राइब है, जिससे हमारी गवर्नमेंट चल रही है। क्या क्या डिस्क्राइब है? फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए, कि प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड इसमें फंडामेंटल राइट्स भी डिस्क्राइब हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs भी डिस्क्राइब्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन क्या क्या होनी चाहिए वो बताया गया है। ये क्या है? एक रूल बुक है जो हमारी पूरी गवर्नमेंट को चला रही है, लेंथीएस्ट बुक इन द वर्ल्ड। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? नवंबर 26, 1949 को किया गया था। इसमें प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, पर नाउ it's increased to 448 articles and 12 schedules, and it came into force on 26 January 1950। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कमेटीज बनाई गई। तो बनाने के लिए कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ? मैंने आपको पहले बताया 26 नवंबर 1949 को। और इसमें क्या क्या था? प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। पर अब ये इंक्रीज होकर कितने हो गए हैं? 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। और इसको फोर्स में कब लाया गया? January 26, 1950, and this day is celebrated as Republic Day। अब जब हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर ही लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसे हम फोर्स में क्यों नहीं लाए? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए 26 जनवरी को रिमेंबर रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया गया, एंड दिस डे वी सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टाइम आइडिया किसने दिया था? हमारे हार्डकोर कम्युनिस्ट MN रॉय ने। MN रॉय फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड कर दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो फ्री इंडिया का बनेगा और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर। ठीक है। और फिर 1940 में अगस्त तोफर आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की हमारी डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्रिंसिपल। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया जो रिजेक्ट हो गया बाय मुस्लिम लीग। 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाउंड हुई ऑन 6 दिसंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन। अब इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 389, और members elected indirectly from British India 296, members nominated by princely state 93, और मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया था। उन्होंने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों से ही वो सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही बॉयकॉट कर दिया था। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इस असेंबली के? HC मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे इस असेंबली के? सर BM राव। मेजर कमेटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर जी।
यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, ये आपको कमेटीज याद होनी चाहिए कि कौन किसका हेड था। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज इसको एक बार देख लेना। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के वल्लभ भाई पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटीज के जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटीज और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। हमें जैसे पता है कि वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, है ना, स्टेट्स का। तो हम जहां देखते हैं स्टेट्स कमेटी, हमें ऐसा लगता है कि वल्लभ भाई पटेल जी ने ये इस कमेटी के वही होंगे हेड, पर नहीं, इस कमेटी के कौन है, जवाहरलाल। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। नेशनल फ्लैग एंड एचओसी कमेटी के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मालवंकर। हाउस कमेटी के बी पटाभी सीतारमैया। लैंग्वेज कमेटी के मोतुरी सत्यनारायणा, एम सत्यनारायणा, ऐसे याद कर लो, प्रोनाउंस गलत हो रहा है लगता है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। ओके, एक बार ये देख लेना, नजर मार लेना, ये आ जाते हैं एग्जाम्स में। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मींस कि एक ये मोटी सी बुक है जिसमें क्या सब डिस्क्राइब है, हमारे आर्टिकल्स, प्रीएम्बल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स। ये एक लेंथीएस्ट बुक है ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें क्या वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली इलेबोरेट किया गया है, हर चीज को अच्छे से डिटेल डॉक्यूमेंट है। किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कंटेन है, प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, ये 1949 की बात कर रही हूँ, ओरिजिनली क्या क्या था इसमें, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, पर अब ये सब इंक्रीज हो गए, कितने हो गए हैं, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। ओके, और किसी भी, आपने देखा होगा, किसी भी अगर हमें कोई भी आर्टिकल को ऐड करना है या किसी शेड्यूल को ऐड करना है, तो हम किस में करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। कैसे, जैसे 21A, 51A, है ना, ऐसे। सेकेंड इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह से क्लासिफाई है, देखो, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा, अमेरिकन, और फ्लेक्सिबल ब्रिटिश। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें कि हमें कोई स्पेशल प्रोसीजर चाहिए किसी भी लॉ को अमेंड करने के लिए, और फ्लेक्सिबल में ये क्या होता है, जैसे हम दूसरे लॉज को अमेंड कर रहे हैं वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंड कर देंगे, ठीक है। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अब कौन सा है, अमेरिकन, और फ्लेक्सिबल ब्रिटिश। ओके, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आर्टिकल 368 प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स बताई गई है कि अगर हमें किसी भी लॉ को अमेंड करना है तो या तो वो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाएगा, या सिंपल मेजॉरिटी से ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी में आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कवर कराऊंगी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स का अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको ये अच्छे से पक्के से समझ आ जाए, ठीक है। अभी हम फीचर्स ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि इसे कॉपी पेस्ट करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। क्यों ऐसे कहा जाता है, क्योंकि इस सोर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बहुत सारे वेरियस सोर्सेस से क्या किया है, ड्रॉन किया है। बहुत सारे
हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उधर से जो हमें अच्छी चीजें लगी हमने वो ली और अपनी भी चीजें डाली हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बोरोड कह सकते हैं। फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस मींस क्या लिखा हुआ है कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मींस चाहे हमारी दो है सेंटर स्टेट, सेंटर गवर्नमेंट अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग, पर चलती ज्यादा किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ना, ठीक है। और इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो करती है और अमेरिकन क्या फॉलो करती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस में बेस्ड है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, बट while the presidential system किस पे बेस्ड है, doctrine of separation of powers between the two organs। समझ आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ओके अब अगला है सिंगल सिटीजनशिप। अब हम इंडियन ही कहते हैं ना अपने को, इंडियन है, ऐसे तो नहीं हमारी जैसे हम जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम ले देते हैं, नहीं ना, है तो हम एक इंडिया के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो हमारी क्या है, एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। ओके अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। इसका तो अलग से लेक्चर लेके आऊंगी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। ये बस अभी बता देती हूँ कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं और इसमें सारे राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है। ओके दूसरा अगला है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल के बाद हम अपने फैसले, हम वोट देने लायक हो जाते हैं, ठीक है। 18 इयर्स के बाद हमारा वोटिंग आईडी कार्ड बन जाता है, हम अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। ओके अगला इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मींस कि हमारी जो क्या है, सेपरेशन है ना पावर्स की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, तो उसको एक इंडिपेंडेंट ही रखा हुआ है, उसके ऊपर जुडिशरी पे कोई प्रेशर नहीं है कि तुम यही डिसीजन लो, ठीक है। ऐसे प्रेशर होने लग गया तो न्याय का तो मतलब रहेगा ही नहीं कि न्याय कुछ हो रहा है इंडिया में, तो इसलिए जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट ही रखते हैं। अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर मतलब क्या होता है, हमारा इंडिया क्या है, एक कल्चरल, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी है ना इंडिया में, हर तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हमारा स्टेट कैसा है, हमारा इंडिया कैसा है, एक सेकुलर स्टेट है। हर रिलीजन को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज मींस अब यूपीएससी की अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, सैग की अपनी, और हमारे इलेक्शन कमीशन अलग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। और अगला है इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल जो लग जाता है ना। ये 3 तरह की इमरजेंसी है जो आगे हम पढ़ेंगे। अगला 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर क्यों कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत को भी ले लिया है। 73 और 74th अमेंडमेंट में हमारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को हमने अपने शेड्यूल्स में भी ऐड कर दिया था, 11th और 12th शेड्यूल। कौन से अमेंडमेंट किए थे, 73 अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। ओके चलो आगे बढ़े हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि बहुत सारे वेरियस सोर्सेज थे, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया हुआ है ना, कि सारे जो हर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा है, जो वहां से जो चीज हमें अच्छी लगी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। सबसे पहले तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था ना 1935 का, उससे हमने क्या क्या लिया है, फेडरल स्कीम ली है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ली है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ओके फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है,
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, और अमेरिकन क्या करता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स। रिट्स 5 तरह की होती हैं जो अगले आने वाले लेक्चर्स में आते रहेंगे, अब पॉलिटी स्टार्ट हो ही गई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमलिज्म। ओके, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सबसे पहले तो हमने प्रीएम्बल ही लिया है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाए, मतलब ऐसे कुछ हो जाता है ना, रिमूवल ऑफ, रिमूवल को ही कहते हैं इम्पीचमेंट, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज लिए हैं, डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में आते हैं, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर कैनेडियन गवर्नमेंट से हमने क्या लिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स in the center, appointment of state governors by the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court। और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, अब आती है बात रशिया की, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहां से हमें ये 3 वर्ड्स तो मिल ही गए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में डिस्क्राइब्ड है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर लिया है फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, आ गया समझ। ये सोर्सेज आपको जरूर, आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जब एग्जाम्स में आ जाता है तो हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे, कौन से सोर्स से ये चीज ली गई है। तो एक बार इसको जरूर पढ़ के ही जाना एग्जाम्स के टाइम पे। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब शेड्यूल्स को लर्न करने की तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जो बाद में बताऊंगी, पहले हम पूरे अच्छे से सारे शेड्यूल्स को पढ़ लेते हैं कि कौन से शेड्यूल्स में किसकी बात की गई है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला गया, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एंड सेकंड इज नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। फर्स्ट शेड्यूल में हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के टेरिटरीज मतलब कितने एक्सटेंट तक हैं, और ये कौन से आर्टिकल कवर करता है इसको, 1 and 4। ओके, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, अलाउंसेस बताए हुए हैं, प्रिविलेजेस बताए हुए हैं, अमेंडमेंट्स बताए हुए हैं, किस किस के, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के, हाई कोर्ट जजेस के, सैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और स्पीकर्स, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, थर्ड शेड्यूल में हमारे ओथ एंड अफर्मेशन बताए गए हैं इन्हीं सारे मिनिस्टर्स के, जैसे यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, कैंडिडेट्स हो गए फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का हो गए ओथ एंड अफर्मेशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स,
स्टेट लेजिस्लेचर्स के, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। 4 शेड्यूल में हमारे को बताया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन दी राज्यसभा। और 5th शेड्यूल में हमें क्या बताया हुआ है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, और 6th शेड्यूल में क्या होता है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बहुत सिमिलर है, पर 6th शेड्यूल में क्या है, इसमें भी क्या शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में ही बताया है एडमिनिस्ट्रेशन के, पर कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, 7 शेड्यूल में हमारे 3 लिस्ट डिवाइड है, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट में डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ओरिजिनली इसके कितने सब्जेक्ट्स हैं, 97, पर अब कितने हैं ये 100 सब्जेक्ट्स। और स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52। यूनियन लिस्ट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे उस पे काम करती है ना। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट काम करेगी उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, और कॉन्करेंट में मतलब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों अपना मतलब लॉ बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पे। ओके, 8 शेड्यूल मतलब कि इसमें लैंग्वेजेस की बात कही है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आप एक बार मैं आपको बता देती हूँ, असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। और सिंधी को कब ऐड किया गया था, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। और कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को कब ऐड किया गया था, 71 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को कब ऐड किया गया था, 92 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, अब पहले तो ये 8 शेड्यूल्स ही थे ना, अब नए ऐड हुए थे ये 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल और क्या है ये 12 शेड्यूल। अब 9 शेड्यूल में किसकी बात की, किससे डील कर रहा है, लैंड रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। और ये एक फर्स्ट अमेंडमेंट थी 1951 में, जो 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। अब शेड्यूल में डिफेक्शन की बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। इट कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और इस शेड्यूल को कब ऐड किया गया था, 52 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, और इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 11 शेड्यूल पंचायत, और इसमें कौन सी अमेंडमेंट थी ये, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसमें 29 मैटर्स ऐड हैं। और 12 शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज से, ठीक है, इसमें क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इसमें 18 मैटर्स हैं, और 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है। ओके, अब आ गई हमारी ट्रिक कि हमें शेड्यूल को कैसे कैसे लर्न करना है। शेड्यूल की ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। चलो करते हैं। टी से टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ठीक है, ई से एमिलमेंट्स, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा सीट एलोकेशन, एस से क्या हो जाएगा, शेड्यूल एरियाज, और 6th से मतलब 6th शेड्यूल हमारा क्या था, जो असम, मिजोरम है ना, उनको ले रहा था, 4 स्टेट्स को ले रहा था। कौन कौन सी, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसको हम कह देंगे अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, और 7 शेड्यूल हमारा कौन सा था, जो लिस्ट 3 लिस्ट बता रहा था, तो फेडरल लिस्ट। 8 शेड्यूल हमारी लैंग्वेजेस का, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स, डी से हमारा डिफेक्शन लॉ, और हमारा पी से क्या हो जाएगा, पंचायत, एम से क्या हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटीज। तो क्या हो गया पूरा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये आपको ऐसे याद करने बहुत इजी रहेगा। तो इस ट्रिक को मैंने भी
मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल सर्च किया तो ये एकदम से ट्रिक आ गई मेरे सामने, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये पीपीटी में डाल दी और आपको बता दी। चलो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे, मेरी सारी जो नई वीडियोस अब आने वाली हैं वो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।